मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह राजनीतिक विश्लेषक हैं, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद जी, राहुल जी ने कहा कि हाइड्रोजन बम आएगा सब साफ हो जाएगा, क्या समझा जाए? जी जी हाँ जी, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने कहा कि हाइड्रोजन बम गिराएंगे हम, हाइड्रोजन बम आएगा सब साफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझा जाए? जी कहां गिरेगा, कैसे गिरेगा, देखिए क्या होगा उस हाइड्रोजन बम में, ये तमाम चीजें हैं ना भाई। और आदमी राहुल में दहशत गांधी भी फैल जाती है हाइड्रोजन बम का नाम एक सुन नए के। पैटर्न पे चल रहे हैं। जी जी, राहुल गांधी जी अपने कंटेंट का, अपने मुद्दे का, अपने एजेंडे की मार्केटिंग बहुत जबरदस्त करने लगे हैं। अब जो मुद्दा लेकर आते हैं उसको बहुत दिनों पहले से उसका प्रोमो चलाते हैं, और जब प्रोमो चलाना पड़ता है हमें किसी चीज की, अपने मुद्दे की मार्केटिंग करना। और ये बात सही है कि आज के जमाने में, जैसे कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी कहती है कि मुख्यधारा की मीडिया हमें जगह नहीं देती है, सोशल मीडिया में हमें मकाम मिल रहा है, एक जगह मिल रही है, और वहां हम अपनी बात कहते हैं। और उस मीडिया में अपनी बात को ले जाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत आम भाषा में हो, बहुत रफ टफ हो। जिस तरह आपने सुना होगा कि भोजपुरी फिल्मों के कुछ टाइटल ऐसे होते हैं कि फिल्म में हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन टाइटल ऐसे होते हैं, पोस्टर ऐसे होते हैं कि लोग फिल्म देखने चले आए, इंतजार करें। हाइड्रोजन बम का मतलब यह है कि ये हालांकि है थोड़ा सा नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक चीज है, लेकिन इसकी तरफ आदमी खिंचता है। और ये सोशल मीडिया का तकाजा है, मरमरिंग के लिए, चर्चा के लिए, और एक माहौल पैदा करने के लिए, परसेप्शन पैदा करने के लिए, अपने मुद्दे को प्री मैच्योर करने के लिए, उस मुद्दे को लाने से पहले उसका प्रोमो पेश करने के लिए राहुल गांधी जी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरह की बातें हमेशा उनकी जब चर्चा में आती हैं, भले ही उस पर नकारात्मक चर्चा हो, भले ही विपक्ष, सत्ता पक्ष उस पर अच्छी टिप्पणी ना करे, या मोदी को पसंद करने वाले लोग उसको पसंद ना करें, लेकिन उस पर जब नकारात्मक टिप्पणी होती है तब भी चर्चा हो ही जाती है। और मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगातार वो सबूत पेश कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई और भी सबूत पेश करने जा रहे हो, लेकिन उन्होंने प्रोमो बना लिया है कि हाइड्रोजन बम, यानी उसका लोग इंतजार करें। और आप जैसे बड़े टीवी चैनल पर, नावेद बाबू, बड़े दो चीजें, मैं अशोक जी के पास चलूं उससे पहले दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं अगर एक बार फिल्म, अपनी पहली फिल्म रिलीज, नावेद बाबू आप भी सुनो भैया, अगर मैंने अपनी एक फिल्म रिलीज कर दी, फिर मैं दूसरी लॉन्च करने के लिए प्रोमो लॉन्च करूं कि भाई मुकद्दर का सिकंदर हम लॉन्च कर चुके हैं, आप शोले ला रहे हैं, तो मुकद्दर का सिकंदर सफल रही कि असफल रही, इसी से लोग शोले की रेटिंग तय करेंगे। वो कहेंगे ना ना इनके बस का नहीं भैया, ये तो वही फिल्म गड़बड़ा दी है, उसमें कुछ था ही नहीं। ठीक, परमाणु बम विस्फोट हो चुका है। कहा गया था कि इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में भारत का चुनाव आयोग फिनिश हो जाएगा। फिनिश, चुनाव आयोग तो खाया पिया बैठा है, फिनिश नहीं हुआ ना। इसलिए अब जनता इस बात को देखेगी कि भैया वैसा हुआ कि नहीं हुआ, एक चीज। और जो दूसरी बात नावेद जी ने कही, एक राजनीति के विद्यार्थी के नाते, चुनाव इतने देखे उस नाते मैं एक बात कह सकता हूं कि एक मिजाज का नारा एक ही बार चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। जैसे नहीं आजकल मोबाइल में व्हाट्सएप पे फोटो आती है, नए लोग जानते होंगे, वो एक ही बार खोलो फिर बस उसी बार खुलेगी फिर गायब हो जाएगी, आती है ना। वैसे ही नारा है, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, 20 साल तक चले, वो टाइम चला गया। अब जैन जी का जमाना है नावेद बाबू। एक बार ये नारा आप ला चुके, चौकीदार चोर है, क्या चोर शब्द को एक बार आप चुनाव में दांव पर लगा चुके, उसका नतीजा देश के सामने है। अब आप उसी फ्रेज को फिर लाए, वोट चोर गद्दी छोड़।
एक प्लॉट पर, एक थीम पर बनाई गई फिल्म अगर असफल हो जाए तो दूसरे प्लॉट पर फिल्म बनानी चाहिए। आपने उसे बना दी कि दो भाई थे, को एक कुंभ में खो गया। जब वो नहीं चली तो इसकी संभावना कम है, ये मेरा कहना। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी क्या समझ रही है हाइड्रोजन बम से? क्या हो सकता है? देखिए अंदाजे आपको याद होगा 8 अप्रैल 1929 जिस दिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्रांतिकारी भगत सिंह ने बम फेंका था। बम कोई मोर्टलिटी वाला बम नहीं था, मारने के लिए नहीं फेंका था उन्होंने एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए बम फेंका था। तब की तत्कालीन तानाशाही दमनकारी ब्रिटिश रेजिम को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने बम फेंका था या बम का इस्तेमाल किया था। और उनका उद्देश्य उस समय वही था, एक तो दमनकारी सत्ता को चुनौती देना, दूसरा उद्देश्य था देश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को जगाना इस दमनकारी सत्ता के खिलाफ। कमोबेश वही स्थिति आज 2025 में है। वही ब्रिटिश हुकूमत की चमचागिरी करने वाले लोग आज सत्ता में हैं और उसी सत्ता को, दमनकारी सत्ता को संदेश देने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और राहुल गांधी जी, जो आप हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की बात कर रहे हैं, तो एक प्रोटेस्ट का बम है वो हम तो बम के खिलाफ बम नहीं है जी जी। वो एक प्रोटेस्ट का तरीका अमिताभ जी, और उसका भी उद्देश्य भले 93 साल हो गए सरदार भगत सिंह को बम फेंके हुए, लेकिन आज 93 साल बाद भी उद्देश्य उसी हाइड्रोजन बम का उद्देश्य वही है, एक दमनकारी सत्ता को चुनौती देना, और दूसरा उद्देश्य इस देश और प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को जगाना इस सरकार के दमनकारी नीतियों से, इस सरकार के दुर्व्यवस्थाओं से। और उसका परिणाम आपको दिख रहा है अमिताभ जी। पूरे हिंदुस्तान में नारा पत्थर चला है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये गांव का बच्चा लगा कहने वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश की जनता को पता चल गया कि वोटों में चोरी की जा रही है, पीडीएफ लोगों की नौकरियों में चोरी की जा रही है, देश के संसाधनों में चोरी की जा रही है, रसिया से तेल इंपोर्ट करा करके अंबानी को पैसा कमवाया जा रहा है, देश के ऊपर 50% टैरिफ लगवाई जा रही है। ये सारी चीजें जनता देख रही है। ठीक है, दिया जा रहा है राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, तो ये सारी चीजें आज भी रेलिवेंट है। जी ठीक है अशोक परमाणु बम ठीक है, आप उसी तरह से लीजिए जी। ठीक है। जो बातें अशोक जी ने कही मैं उनको अगर यथारूप स्वीकार कर लूं तो मेरी सुधा जी आ रहा हूं, मेरी सामान्य बुद्धि कहती है कि भाजपा को पूरे देश में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए अब अगले चुनाव में किसी में, जहां जहां होने। और अगर इसके ऐसे ही नतीजा आया तो मैं अशोक जी के आकलन को प्रणाम करूंगा, और ऐसा नहीं आया तो मैं मानूंगा कि अभी अशोक जी को देश के मिजाज को समझ पाने में उतनी दक्षता नहीं जितनी होनी चाहिए। भाई आपने कहा कि सारी बात गांव गांव तक पहुंच गई है, जनता जान गई है और सारी जनता ये नारा लगा रही है। वैसे ही जैसे आप 19 में कह रहे थे कि देश की सारी जनता नारा लगा रही है चौकीदार चोर है, और रिजल्ट क्या आया? वैसे ना, तो ये तराजू तो रहेगा, वही से बात तय होगी कि देश में अगर नारा पहुंच गया तो सरकार जाएगी। अभी तो बिहार से शुरुआत है, बिहार में ही पता लग जाएगा कि नारा कहां तक है। नहीं अशोक जी, ये इस पर तो टिकेंगे हम भी और आप भी। हमारे नारे चले कि नहीं चले इसका एक ही थर्मामीटर है, हम जीते कि नहीं जीते, बात खत्म हो गई। अगर हम हार गए इसका मतलब जनता ने हमारी थ्योरी को, हमारे नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। सुधा मिश्रा जी, वही प्रश्न आपसे, परमाणु बम आया और परमाणु बम के बाद अब हाइड्रोजन बम, ये क्या होगा हाइड्रोजन बम और कैसा होगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे पैनल को मेरा नमस्कार, स्वागत जी। अमिताभ भाई 2-3 मिनट प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। जी जी। अभी आप बात कर रहे हैं फिल्म की रिपीटेशन में लॉन्चिंग नहीं होनी चाहिए, और बात पते की है कि आप रोज ही की तरह के कॉन्सेप्ट पे लॉन्चिंग करते हैं, आप अपने आप को सुधारते नहीं, हम लोग को सिखा रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को। आती हूँ मैं आपके हाइड्रोजन बम और उस पे परमाणु बम पे। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, नवेद भाई हैं।
जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जानते हैं पत्रकारिता को, तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 तरह की बातें की जाती हैं कि एक बात सीधी तरीके से कही जाती है, एक बात को व्यंग की तरह से, और दूसरी बात को लक्षणार्थ कहीं और रखते हैं। शायद पत्रकारों में ये बातें अब खत्म हो गई है, पढ़ाया ही नहीं जाता है क्या कि ये बात कहने के 3 तरीके हैं और उस तरह से बात कही जाती है कि उस बात की पहुंच कहां तक होती है। खैर छोड़िए, शायद राहुल गांधी जी को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है, क्योंकि उनको लगता है हाइड्रोजन बम का मतलब हाइड्रोजन बम ही। अब उन्हें कौन बताए कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में बात व्यंजना में कही गई है। खैर छोड़िए, उसकी बात ही नहीं करूंगी। सारी ज्ञान की बातें हमारे लिए और सारे जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बाकी जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए। ये तो अच्छा नहीं है अमिताभ जी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई। अगर राहुल गांधी जी ने परमाणु बम गिराया तो अनुराग ठाकुर जी को 6 राज्यों के बारे में सेम बात करने की जरूरत कहां से आन पड़ी, और सारे उनको कहां से कलेक्शन, उनको कहां सारा डाटा मिल गया? ये प्रश्न अगर आपने कभी पूछ लिया होता भाजपा के लोगों से तो आपको मालूम चलता है कि वो परमाणु बम कहां सटीक लगा। सटीक ऐसा लगा कि 6-7 दिन के अंदर डेटा मिल गया, 6 राज्यों के डाटा के साथ आके उन्हें कहना पड़ा कि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। और सुनिए, उसके बाद चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त आते हैं। आपने देखा, अभी आपने उपराष्ट्रपति जी के चुनाव की बात की, बेटियों बहनों के फोटो दिखाए गए और वो पूछ रहे थे क्या बेटी और बहनों के फोटो दिखा सकते हैं जी? तो मैं भी पूछना चाहती, भैया अभी क्यों दिखा दे, तब दिखा नहीं सकते थे? तो दिक्कत इस बात की है कि जो रूलिंग पार्टी कह दे वही सही है, इस नरेशन को अगर आप लेके चल रहे हैं तो अनुराग ठाकुर जी को पीसी करके 6 राज्यों में जो बताया था वो क्या था? हमारी ही बात की ताकीद की अनुराग ठाकुर ने और प्रश्न किया चुनाव आयोग से, और उस प्रश्न को हटा के सिर्फ राहुल जी के प्रश्न को रखा गया। तो सोचिए, अगर एक विधानसभा के कलेक्ट जो डाटा था उसको उन्होंने दिया तो इनके लोगों को आके 6 राज्यों का देना पड़ा, और जब नया कुछ खुलासा होगा तो क्या हालत होगी और कैसे कैसे लोगों को मिर्च लगेगी। और मिर्च लगने के बाद जो पीसी होती है उसमें किसी भी पत्रकार के सही उत्तर को नहीं दिया चुनाव आयुक्त जी ने। ये पूरे देश ने देखा है, और देश ने नहीं, आपने भी देखा है, किसी भी प्रश्न का उत्तर हमारे चुनाव आयुक्त ने नहीं दिया। और बात हो रही है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो जनता के साथ खड़े जमीन पे कह रहे हैं। राहुल गांधी जी 4 लेयर की सुरक्षा में नहीं चलते हैं। वो पूरे आईपीएस की एकदम 28 जा रहे हैं बाढ़ पीरियड में मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी, तो उसमें कितने अधिकारियों का क्या जमावड़ा है। बनारस में गए थे तो क्या है भाई, प्रधानमंत्री है, रक्षा होनी चाहिए, लेकिन रक्षा किससे हो रही है? अपने ही देश के लोगों से। गंगा मैया ने बुलाया था और आपने हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। मतलब जो वो करे वो बिल्कुल दुरुस्त, और हम प्रश्न खड़ा करें तो आप कहेंगे गलत है। आप बताइए, जिस तरह से इस देश में एक प्रधानमंत्री सदन के अंदर जैसी शब्दावली का प्रयोग किया, या उनके लोगों ने, विधुड़ी को लोग भूल गए होंगे क्या? आपने बाकी लोगों का नाम लिया, क्या विधुड़ी को लोग भूल गए होंगे? देश भूल पाएगी? नए सदन में जिस तरह से सांसद ने एक दूसरे सांसद के लिए शब्दावली का प्रयोग किया, क्या ये देश भूल पाएगा क्या? क्या इस देश में किसी भी माँ को जैसी गाय कह दिया जाए? सुधा जी ने, ठीक है सुधा मिश्रा जी, सुधा जी ने मुझसे आरंभ में कहा था 3 मिनट मुझे निर्बाध बोलने दीजिएगा। मैंने घड़ी में टाइमर लगा के 3 मिनट सुधा जी को सुना कि भाई 3 मिनट पहले इनकी बात आ जाए। ठीक हो गई, बात आ गई। आपने जो कहा मैंने वही टाइम एग्जैक्टली दे दिया, बिना किंतु परंतु कॉमा फुल स्टॉप के। मैंने सब बोल लो। तथ्य गलत होंगे तो प्रश्न भी होगा और प्रतिप्रश्न भी होगा। ओपी सिंह जी आ रहा हूं। मैं व्यक्तिगत आक्षेप में यकीन नहीं रखता, वो बहुत छोटा स्तर होता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये तथ्य असत्य है कि राहुल गांधी जी बड़ी सुरक्षा में नहीं चलते। एसपीजी की सुरक्षा के बाद देश की सर्वोच्च सुरक्षा राहुल जी को हासिल है। यह वो सुरक्षा है जो देश में गांधी परिवार के 3 लोगों के अतिरिक्त केवल देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री को हासिल है। बाकी किसी को हासिल नहीं, किसी को हासिल नहीं। जो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को हासिल है। सेकंड हाईएस्ट सिक्योरिटी जो भारत में सिर्फ 2 लोगों को हासिल है, भारत के गृह मंत्री को और भारत देश के रक्षा मंत्री को, वो एक परिवार के 3 लोगों को हासिल है। इसलिए ये नहीं कि ना कहिए कि हम तो ऐसे जनता के बीच में निकल जाते हैं और खुले घूम रहे। नहीं नहीं भाई, कई करोड़ रुपया महीना में खर्च होता है सिक्योरिटी पर सबकी। नहीं सुधा, ये नहीं, मेरे साथ तो नहीं चल सकता ना। वो तो जब अवसर आ गया तभी बोलना होगा। ऐसे तो आप तो पहली बार साथ बैठती थी बहस में ना,
तो ऐसा तो नहीं, मेरे साथ तो चलता नहीं, आप जानती हो, है ना। जब अवसर आएगा तो नोट करिए, फिर सारी बात बोलिएगा, उसमें तो आपको फिर 2 मिनट 3 मिनट इसी बात का होगा। ये कहना ठीक नहीं। भारत के किसी गवर्नर को वो सिक्योरिटी नहीं, भारत के किसी 2 मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को छोड़ के किसी को नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो सिक्योरिटी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो सिक्योरिटी नहीं। प्रधानमंत्री की एसपीजी के अलावा भारत की सर्वोच्च सुरक्षा गांधी परिवार को है, 3 व्यक्तियों को। इसलिए उसको कमतर मत करिए, वो देश का फैसला है, उसके लिए देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए भाई। मैंने बताया सिर्फ 2 लोगों के पास है, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, बाकी किसी मंत्री के पास भी नहीं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास भी सुरक्षा नहीं, इसलिए बड़ी सुरक्षा कर। ओपी सिंह जी, हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। हां, एक चीज जरूर मैंने कहूंगा कि एक चीज अच्छी हुई पितरपक्ष में, अशोक जी के नेता भी हर दूसरे दिन पूछते थे कि धनखड़ साहब कहां हैं, हमें उनकी चिंता है। अशोक जी, पितृपक्ष में यह तो अच्छा हुआ कि धनखड़ साहब प्रकट हो गए, सपत्नीक वीडियो आ गया, एक विषय तो खत्म हुआ कम से कम, वरना धनखड़ कहां यह भी एक इशू बना था। नावेद बाबू नहीं देख लिया, वो राजी खुशी हैं, काले रंग का बंद गले का सूट पहन के आए, हंसते मुस्कुराते सबसे प्रणाम पाती की, एक झंझट खत्म हुआ। नहीं, ये भी बवाल था कि धनखड़ लाओ खोज के, धनखड़ लाओ, धनखड़ लाओ। अच्छा हुआ। ओपी सिंह जी, हाइड्रोजन बम गिरेगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। लक्षणा व्यंजना की बात हो रही थी, तो सब कुछ साफ हो जाएगा, इसके भी कई अर्थ हो जाते हैं। नहीं, सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या ओपी सिंह जी? अमिताभ जी, वैसे तो राजनीति में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं। कोई भी राजनीतिक गंभीर व्यक्ति ये कहे कि मैं एटम बम फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, कल कुछ और कहे, तो जनता इसको बड़ा हास्यास्पद। वैसे भी देश के कुछ नेताओं के क्रियाकलापों को और बयानों को जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि हाइड्रोजन बम गिरेगा तो सब कुछ साफ कर देगा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा था कि बीजेपी साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूं कि मैं अपनी पार्टी को तो जब से पैदा हुआ, जब से मुझको मिला, तब से दिन पर दिन रात उसको मैं घटा ही रहा हूं, बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। जो मिला था वो विरासत में मिला था, जो मिला था वंशवाद से, हमको तो नहीं मिला। एक बात जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, डिबेट पर चाहे जितना बस, जब जब चुनाव होगा, जनाधार जिनके पक्ष और विपक्ष में जाएगा, जो विपक्ष के लोग हैं वो ठीकरा दूसरे पर फोड़ेगा। जैसे 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ठीकरा किस पर फोड़ा? अशोक जी को याद होगा, चुनाव खत्म हुआ, अखिलेश जी ने आत्ममंथन किया और कहा कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिल करके 20-20 हजार यादवों, किसी का नहीं, यादवों और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। फिर भी मैं इतनी सीटें पर, मतलब एक विधानसभा में 40,000 वोट कटवा दिया। ठीकरा कहां फूटा? राज्य निर्वाचन आयोग पर। इसके पहले किस पर फूटा? ईवीएम पर। 2024 में नहीं फूटा, हिमाचल में नहीं फूटा, पश्चिम बंगाल में नहीं फूटा, कर्नाटक में नहीं फूटा, तेलंगाना में नहीं फूटा। लेकिन जहां हम हार गए तो ठीकरा तो किसी किसी के ऊपर फोड़ना ही है। अच्छा ये बताइए, अमिताभ जी आप भी पुराने पत्रकार हैं, देश की आजादी के बाद से चाहे त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हो, चाहे देश के लोकसभा पंचायत, क्या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का, वोटरों का सत्यापन करती है या नहीं करती? करती है। चेक, इनकी भी सरकार थी 78 साल में, 58 साल सरकार थी, और पहली बार मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि वोट चोरी का आरोप
सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने 1952 में कांग्रेस पर लगाया था और 18 पेज की याचिका भी दाखिल की थी। और सुनिए, जो कांग्रेस छटपटा रही है ना उत्तर प्रदेश बिहार में, परजीवी पार्टी है। अगर अखिलेश यादव का साथ न हो तो ये संख्या 0 होती। और बिहार में 3.5 दशक से उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता ने इनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। 3.5 दशक 35 साल से लगा दिया। आप बताइए बिहार में, जरा हमको बताइए 2004 से लेकर के 2025 तक इनके अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी है? 3 से 4। और विधायकों की संख्या कितनी है? परजीवी होने के बाद 29। 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, छटपटा रहे हैं एटम बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़। अरे उपराष्ट्रपति चुनाव में तो फोड़ दिया। जह जह पांव पड़े संजय के तह तह बंटाधार। पहले तुम आप अपना घर संभाल लो, आप अपना जो है परिवार संभाल लो, और इसके बाद तो एटम बम हाइड्रोजन बम फोड़ना। जनता राहुल गांधी जैसे नेताओं के बयानों को गंभीरता से नहीं लेती। और वो पार्टी क्यों, ठीक, कांग्रेस पार्टी स्वयं नहीं लेती। और एक बात मैं कह करके आप अपनी बात समाप्त करता हूं, रायबरेली में भी एटम बम फूटा, देखा कि नहीं? क्या हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश, सनातन धर्म का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। बोले हम ही पैदा करते हैं, हम ही पालन करते हैं और हम ही विनाश करते हैं। ये तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी शर्म आनी चाहिए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्ति बनकर के घूम रहे हैं। कभी अखिलेश यादव आधा अखिलेश की मूर्ति, आधा बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति, माफी मांगनी पड़ी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ये लोग नेता है कि मजाक है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ओपी सिंह जी ठीक जी जी, नावेद ठीक है। ओपी सिंह जी, नावेद शिको, एक बड़ी घटना आज घट गई, उससे कम एक विवाद तो थमा। देश के तमाम नेता इस बात को लेकर लगातार एग्रेसिव थे कि जगदीप धनखड़ को लाओ, वो नहीं दिख रहे। एक कनागत में एक काम तो अच्छा हो गया नहीं, अब मुद्दा समाप्त हुआ, धनखड़ का एपिसोड समाप्त हुआ कि नहीं नावेद भाई? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा लग रहा था विपक्ष को और जनता के सामने भी इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था और इसके पीछे बहुत गहरी कोई साजिश, बड़ी गंभीरता बताई जा रही थी। बल्कि मैंने कई टीवी चैनल्स पे बड़े बड़े पैनलिस्ट को देखा, वो कह रहे थे कि भाई एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। धनखड़ साहब को किस तरीके से वो गायब है, किस तरीके से वो कहाँ है, उनको किस तरीके से कैद करके रखा, तमाम बातें बाकायदा पूरे देश में चल रही थी और वाकई लोगों को चिंता भी होने लगी थी। लोग इस बात को गंभीरता से ले रहे थे। वो मुद्दा आज वो बम सीला हुआ निकला है, इस तरह की शंकाओं का बम फिलहाल सीला हुआ निकला है और वो बाकायदा आए हैं और लोगों से मिले हैं और लोगों की जिज्ञासा शांत हो गई। आप जिस विषय पर आज बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का मुद्दे, वोट चोर, गद्दी छोड़, हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये तमाम बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं, इन बातों में उन्होंने यही एक मुद्दा बना के रखा है। और उनका कहना है, कांग्रेसियों का, सुधा जी भी इस बात को स्वीकार करती होंगी, कई कांग्रेसी ये बात कहते हैं कि इस मुद्दे के पीछे सारी समस्याएं हैं। इसमें ही आरक्षण भी है, इसमें ही संविधान भी है, इसमें ही पिछड़ा भी है, इसमें ही गरीबी भी है, इसमें रोजगार का मसला भी है। क्योंकि वोट चोरी हो जाता है, इसलिए सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, इसलिए ये सारी परेशानियां। इन्होंने इस मुद्दे को, जैसे कि शरीर में बहुत सारी कमियां होती हैं, कोई विटामिन ए खाता है, कोई बी खाता है, कोई सी खाता है, कोई डी खाता है, मल्टीविटामिन है, आप ये कह रहे हो ना, ये मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन खा लेते, तो मल्टीविटामिन मान के इस मुद्दे को राहुल गांधी आगे लिए जा रहे हैं। ये बात तो समय बताएगा कि इसका नुकसान कांग्रेस को होगा या फायदा होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, जिस बात को शायद कोई महसूस नहीं कर रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है और मुझे ये बात बड़ी गंभीर लग रही है। एक मामले में राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा है और एक मामले में चुनाव आयोग, जो बहुत बड़ी ताकत है दुनिया की, वो कमजोर पड़ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का सबसे जिम्मेदार मुखिया, मुख्य चुनाव आयुक्त
आप आते हैं राहुल गांधी के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए पब्लिक डोमेन पे, पूरी देश दुनिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अपनी बात रखते हैं, बताते हैं कि आयोग पर इस तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है, यह असंवैधानिक है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारी व्यवस्था दुरुस्त है, हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। और ये कोई व्यक्तिगत नहीं कर रहे थे, वो चुनाव आयोग के मुखिया ये बात आधिकारिक कर रहे थे, सरकारी तौर पर बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, कि जिस तरह ये आरोप लगा है जिस शख्स ने, उसके खिलाफ इतने दिनों में कार्रवाई होगी या फिर वो माफी मांगे या कार्रवाई होगी। ये आधिकारिक बयान था। दिन गुजर गए उसके, ना राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना उन्होंने माफी मांगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मुखिया, उसकी बात बैकफुट पे आ गई। हमारे देश के लोकतंत्र का जो एक कद था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, या तो उनको कहना नहीं चाहिए था। बहुत बड़ा लोकतंत्र, हम सब सम्मान करते हैं, हमारे देश का गौरव है हमारा लोकतंत्र, और हमारे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसका मुखिया बाकायदा दुनिया के सामने कह रहा है कि या माफी मांगे या हम इतने दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे। कोई आपने कार्रवाई नहीं की है, या तो आप कहते नहीं या फिर आप कार्रवाई कर दिए। अगर ये बीच में जो मामला फंसा है ना, ये आप तो राहुल गांधी का कद बड़ा कर रहा है, और लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था का सबसे बड़ा मुखिया, उसकी बात झूठी साबित हो जी। नावेद भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है। इसका बाकी उत्तर तो चुनाव आयोग के लोग देंगे जो सुनेंगे, या कुछ भाजपा टिप्पणी करेगी स्वाभाविक तौर पर। लेकिन मेरी समझ में एक बात आती है, बात सिद्धांत रूप में ठीक उठाई नावेद शिको ने, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष मालूम क्या है नावेद शिको? पॉलिटिकल पक्ष क्या है? एक नोटिस चला जाएगा तो पूरे देश में हाय हाय होगी उस नोटिस को लेकर, होगी ना, कि देखो बोलने नहीं दे रहे भैया, नोटिस भेज रहे, नहीं होगी ना। वो अवसर आपको ये देना चाहते हैं कि नहीं, ये भी तो थोड़ा चेक कर लेते। आप वो नोटिस लेके पूरे देश में दिखाओ, ऐसा अवसर ये देना चाहते हैं आपको कि नहीं, ये भी तो देख लो नावेद बाबू। नहीं, कई बार हम राजनीति में चाहते हैं कि हमको कोई नोटिस आ जाए, हमारी गिरफ्तारी हो जाए, चाहते हैं, लेकिन दूसरा ओबलाइज नहीं करता हमको, कहता ना नहीं करेंगे गिरफ्तारी। कई बार मैंने अपने पत्रकारी जीवन में देखा कि नेता चाहता कि गिरफ्तारी हो जाए, मैं बस में ऐसे करके जाऊं, शाम को तो जमानत हो ही जाएगी, लेकिन पुलिस नहीं करती गिरफ्तारी। यह भी एक पक्ष है। अशोक यादव जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने सबसे पहले वोट चोरी का आरोप जो लगाया, वो अपने हार के बाद जो आपने जस्टिफिकेशन दिया, वो ये दिया अखिलेश यादव ने कि हर विधानसभा क्षेत्र से 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव वोट काट दिए गए, इसलिए हम हार गए। ठीक, राहुल गांधी तो इस विषय को बाद में लाया, आपने जब 22 में हारे तब। एक बात और भी खड़ी होती है कि जब उत्तर प्रदेश में आप अपने जीवन का सर्वोत्तम प्रदर्शन करके एक चमत्कारिक स्थिति तक 24 के लोकसभा चुनाव में पहुंचे, तो वही बीएलओ था, वही मतदाता सूची थी, वही ईवीएम थी, वही स्कूल थे जहां वोट पड़ रहा था, कि कोई अलग आई थी डिजाइन की चीज? नहीं, वही घोड़े वही मैदान। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, वोट चोरी को लेकर दो आंदोलन पार्टी ने शुरू किया था, और उसका बाकायदा लिखा पढ़ी में शुरू किया था, मुजबानी नहीं शुरू किया था। उस वोट चोरी को जब हमारे पार्लियामेंटेरियन, जब लोकसभा में, जब संसद भवन में, जब उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हमारे राष्ट्रीय मेजबान अखिलेश यादव जी बैरिकेडिंग क्रॉस कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडिंग छपी थी कि इंडियन लॉ मेकर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट वोट रिगिंग। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। पूरा यूपी छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड में देखा कि इंडियन लॉ मेकर्स कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने सरकार की वोट चोरी के खिलाफ। बहुत बड़ी बात है। इस बात को अगर भाजपा इसका रिजोनेंस नहीं महसूस कर पा रही है, उसका सरदर्द है, लेकिन पूरे देश और दुनिया ने इस रिजोनेंस को महसूस किया कि वास्तव में भारत के लोकतंत्र में जो कि उसकी बैकबोन इलेक्शन कमीशन है, उसका सहारा लेकर के मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा लोकसभा चुनाव में आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर लिया। लोकसभा चुनाव में अगर हम लोग
परफॉर्मेंस किए 62 से 33 पर भाजपा आई, हम लोग 37 सीटें जीते। तो अगर चोरी नहीं होती तो कम से कम हमारी सीटें अमिताभ जी कम से 10 सीटें और हमारी बढ़ने जा रही थी। तो वो चोरी से भाजपा की जो है जो डाउनफॉल था एक सीमा तक आकर रुक गया, नहीं तो 0 रन पे आउट होने वाले थे लोकसभा में। जब इनके बड़े सबसे बड़े जो है नेता जो अपने आप को अभी ओपी सिंह जी कह रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे थे, वो तो हमारे कार्यकर्ताओं ने लगा दिया, लेकिन जो खुद अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कह रहा था जो व्यक्ति, उनके 3,27,000 वोट कम हो गए अमिताभ जी। अगर वोट चोरी नहीं हुआ होता तो वो भी हार जाते। आप ये स्थिति नहीं समझ पा रहे हैं। जो अभी इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात किया, चंपत राय ने क्या कहा, मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, मोदी जी भगवान राम की उंगली पकड़ के मंदिर ले जा रहे हैं, मोदी जी खुद अपने आप को भगवान कर रहे हैं। तब ओपी सिंह की या भाजपा के लोगों की भावनाएं यहाँ एक रत्ती नहीं हुई। अगर किसी कार्यकर्ता ने फोटो लगा दिया राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी, सबकी भावनाएं आहत हो गई। कार्यकर्ता के भावना प्रदर्शन पर जो खुद अपने आप को भगवान करा, उसको कोई भावना आहत नहीं हो रही। तो भावना आहत नहीं अशोक भाई, कोई भावना आहत नहीं होगी। रामलीला में आदमी ही बनते हैं, राम रावण शूर्पणखा सब क्या आहत होगी। मेघनाथ कुंभकर्ण बाली सुग्रीव सब आदमी तो बनते हैं, गांव के लड़के बनते हैं, क्या आहत होगी। सब जानते हैं कि घर गांव का लड़का है, यही राम बना हो, ये पड़ोस वाला जो गुड्डू है ये रावण बना है, और पीछे जो खड़ा है वो महेश है जो कुंभकर्ण बन के गुटखा खा रहा है। काय को नाराज होंगे आप? सीरियसली ले लिए, ये चुटकुला ये चलता रहता है क्या? दूसरी जी अमिताभ जी 10 सेकेंड, आपने 2-3 बार धनखड़ साहब की बात उठाई। धनखड़ साहब के बाद आप बात नहीं इसलिए उठाई, अखिलेश जी को भी उनकी चिंता रहती थी प्रतिदिन, वो प्रतिदिन उस बिना नागा उस सवाल को उठाते थे कि मसला ये है कि धनखड़ साहब कहाँ हैं। जी देखिए अमिताभ जी, आपको याद होगा हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े 8वीं तक, साइंस की किताबों में जब लेसन खत्म होता तो पीछे जो है एक्सरसाइज रहती थी, उसमें लिखा रहता था आओ इसका पता लगाएं। वो सारी जो घटनाओं का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता। तो अभी तक पूरा देश पता लगा रहा है कि धनखड़ साहब का कार्यकाल तो भी 2 साल था, वो उनकी तबीयत खराब हो गई, कहीं ये अस्पताल में नहीं गए, कहीं ओपीडी में नहीं दिखाई दिए, किसी अस्पताल में भी नहीं गए, न कहीं मोदी जी उसको गुलदस्ता में नहीं गए, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले वो अस्पताल भी नहीं गए। तो ये अभी तक ये जिज्ञासा खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये बात देश जान चुका है कि धनखड़ साहब अगर वो गाना गा रहे होते, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो अभी वो 2 साल रहते। वो दिन को दिन और रात को रात कहने लग गए थे बेचारे, यही उनकी गलती थी, इसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। राधा कृष्णन साहब, ठीक है अशोक जी, ठीक है, आगे बात। दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में कहीं भी, अशोक जी गंभीर बात है, गंभीरता समझ लीजिए, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं, भारत में भी नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने लिखा कि मैं स्वस्थ नहीं हूं इसलिए मैं अपने पद से त्याग कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि 4 पुलिस वाले उसके घर आएंगे और लठ मारेंगे, कहेंगे नहीं तुझे रहना है 2 साल, देखे कैसे नहीं रहेगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं जी, उसकी जांच क्यों होगी? क्यों जांच होगी? मैं आज टीवी 9 छोड़ने के लिए कह दूं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई कारण ना दूं, तो क्या उसके पीछे ये होगा कि नहीं नहीं कैसे नहीं आएगा? नहीं जी, इस्तीफा देने के बाद काहे का कार्यकाल? बोले 2 साल और था, काहे का कार्यकाल भैया? अभी अखिलेश जी पार्टी की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें तो कोई दूसरा उनको कंपेल कर सकता है कि आपने इस्तीफा कैसे दे दिया? बताओ भैया अशोक यादव, कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना। धनखड़ से पूछना चाहिए कि काहे को दिया इस्तीफा, इलाज क्यों नहीं कराया, ओपीडी में क्यों नहीं गए? ये तो धनखड़ ही बताएंगे ना कि वो कितना बीमार है, कहां से बीमार है, कैसे बीमार है, ये तो उन्हीं का विषय। सुधा मिश्रा जी, लेकिन एक बड़ा विषय जरूर था धनखड़ का, देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वो बात आ रही थी बार बार कि धनखड़, ऐसा एक सेंस हो रहा था कि धनखड़ कहीं विलुप्त हो गए हैं, धनखड़ कहीं अपहृत कर लिए गए हैं टाइप का। धनखड़ साहब प्रकट हो गए, ठीक हो गया। एक बात और भी थी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले ये बात कही जा रही थी कि 9 सितंबर की तारीख बहुत खतरनाक है, यहां से मोदी की विदाई का प्रस्ताव पारित हो जाएगा, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। और
एनडीए का कैंडिडेट हार जाएगा। एनडीए के कैंडिडेट के हारने का मतलब मोदी की मेजॉरिटी खत्म, तो मोदी भी चले जाएंगे। परिणाम पता लगा कि विपक्ष के पास 334 थे और उनको वोट कास्ट हुआ 300। विपक्ष से कहीं ना कहीं सांसद तो गए। मनीष तिवारी उस बात को खुल के कह रहे हैं कि लीडरशिप अक्षम होती है तो यही स्थितियां होती हैं। क्रॉस वोट हुआ। सुधा जी। जी अमिताभ जी, बहुत आभार फिर से मुझे प्रश्न देने के लिए। अभी आपने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले कुछ दो जरूरी बातें। अभी आपने कहा कि धनखड़ जी प्रकट हो गए। सतपाल मलिक के साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। इतनी मासूमियत से हर बात को रख दी जाएगी और लोग विश्वास कर लेंगे। अमिताभ जी, दुनिया इतनी भी मासूम नहीं है और लोग इतने भी नहीं, हमारे देश के लोग नासमझ हैं कि स्थितियों परिस्थितियों पे अपना आकलन न कर पाए। आप कुछ भी कह दें, आप कुछ भी परसेप्शन क्रिएट कर दें, आप बताएं सब कुछ चंगा सी, लेकिन ये देश देख चुका है कि संसद में राहुल गांधी जी के धक्का लगने से एक व्यक्ति ऐसा एडमिट हो गया था और उसपे सारे लोग मिलने पहुंच रहे थे, गुलदस्ता आईसीयू में भर्ती होकर, और तुरंत गायब भी हो गया। इस देश ने वो भी देखा है। और ये देश अगर प्रश्न कर रहा था तो इन्हीं स्थिति परिस्थितियों से कर रहा था, इसमें कोई और वजह नहीं थी। और ये देश को जानना भी चाहिए कि अचानक बैठा हुआ सीट पे कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए, कह दे मैं नहीं हूं, जबकि सुबह हो रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन इनकार कर दे देने के लिए कि कहाँ उसका इस्तीफा कहाँ से आया। आपने शायद ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि राष्ट्रपति भवन से मांगा गया था आरटीआई के थ्रू, उनके इस्तीफे के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष ये सवाल खड़ा था। ये सवाल तो आप लोगों को भी पूछना चाहिए था। दूसरे प्रश्न पे आती हूँ। हम जिस देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र का वो देश है जिसने, इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो पत्रकारों के मात्र आकलन से नहीं होता है, जमीन और धरती पे होता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं नेपाल में जो कुछ भी, आपने जंजीर की बात की, मीडिया जो था उसको हटा के कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही थी, नेताओं की चापलूसी कर रही थी और जनता के हर उस मुद्दे से उसको हटा रही थी, और जनता ने उसका विद्रोह किया। तो ये देश भी लोकतंत्र से चलता है और इस देश के लोग भी जानते हैं कि उसकी अपनी आवश्यकताएं क्या है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए हमें पूरे वोट नहीं मिले, हम जानते थे कि हमारे पास पूरी संख्या नहीं है, कौन नहीं जानता था, लेकिन एक बात आपने देखा कि जो इस देश के लोग सरकार में बैठे हुए बात करते हैं कि वो बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए, चुनाव वैसे ही हुआ, ईवीएम तो नहीं था वहां पे। उसके बाद जो चुनाव आयोग कह रहा था कि बेटी बहनों की फोटो दे नहीं सकते, वो फोटो भी रिलीज कर रहा था। और आपने चीज खास देखा, प्रधानमंत्री जी वोट डालने आए थे, सारे अधिकारी उठ के खड़े हो गए थे। किस देश में लोकतंत्र के अफसर किसी के मतदान देने पर खड़े होते हैं? वो तो अधिकारी है ना, वो तो निरपेक्ष होकर उस चुनाव को करवा रहे हैं, और आप कहते हैं सब कुछ चंगा सी। अमिताभ जी, इस प्रश्न में जब वो लोग खड़े हो रहे थे तो ये पहला प्रश्न आपका बनना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद सब खड़े क्यों हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, वो एक मतदान करने वाले व्यक्ति थे जो जाके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी करें वो चंगा सी है, क्योंकि वो आपके फेवर में आ रहा है, आपकी बातों को वहां पे जवाब नहीं देना है। और विपक्ष हर प्रश्न को अगर उठाए तो उसको भी नवेद भाई ने कहा कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई, हम तो कह रहे थे कि आप नोटिस दो, कार्रवाई करो, हम तो ठीक है सुधा जी, आपकी बात आ गई। मैं ओपी सिंह के पास चलूं। एक फोटो मुझे याद आ रहा है, अचानक से याद आ गया। राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे थे नवेद सिंह को, क्या श्रीमती सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राजेश खन्ना सब इकट्ठे वोट डाल रहे और फोटो खिंचा रहे हैं। वो क्या हो रहा था? कथा हो रही सत्यनारायण की। इंदिरा गांधी की वोट डालने के समय के चित्र हैं, छोड़िए। फिर ओपी सिंह जी, एक बात जरूर है कि जो बात नावेद शिकोह ने उठाई कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि माफी मांगे राहुल गांधी या दंड कार्रवाई के लिए तैयार रहें, तत्पर रहें, और 7 दिन का समय दिया, तो उस प्रक्रिया पर फिर चुनाव आयोग आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये बड़ा प्रश्न है और ठीक प्रश्न है। या तो बोलते नहीं, और बोले तो फिर करके दिखाओ। ओपी सिंह जी। अर्थात चुनाव आयोग ने नोटिस जो है राहुल गांधी को दिया था। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता तो हूं नहीं, क्या नोटिस दिया था, जवाब मांगा था, क्यों नहीं दिया, आगे क्या कार्रवाई है, हम तो ये जानते हैं कि जब आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, ठीक है, आप चुनाव आयोग पर लगाओ, सुप्रीम कोर्ट पर लगाओ, आप चाहे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाओ, इससे हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन
2024 लोकसभा चुनाव के पहले यही राहुल गांधी घूम घूम के नारा लगवाते हैं कि चौकीदार, तो आगे बुलवाते अपने कार्यकर्ताओं से चोर है। हमें इस पर इतराज है और जनता इसका जो है खामियाजा इनको भुगतने को तैयार कर दी। अब जब ये चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो बिहार में जाकर ये क्यों कर रहे हैं कि 60,000 बच्चों ने मेरे कान में आकर कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, और चीन में भी नारा लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। और सवाल ये भी उठता है कि 78 में 58 साल सरकार आपकी थी तो इंदिरा गांधी से बड़ा तानाशाह तो इस धरती पर हुआ नहीं। विदेशों की, दुनिया के और देशों के तानाशाहों की सुनते हैं, 1975 में देखा उससे बड़ा तानाशाह। संसद की कार्यवाही में राहुल गांधी जैसे परिपक्व नेता को आंख मारते भी देखा गया है, और राहुल गांधी को जबरदस्ती अपनी सीट से उठ करके प्रधानमंत्री के पास पहुंचना और अचानक पड़ के गले लगाना भी देखता है। और बराक ओबामा ने जो भारत के बारे में पुस्तक लिखी है उसमें उसने लिखा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, लेकिन बुद्ध से थोड़ा अपरिपक्व, तो वो अपनी पहचान तो देते हैं। आप बताइए, महाराष्ट्र का चुनाव आया, परिणाम आया, क्यों नहीं आपने एतराज किया? चुनाव के 8 महीने बाद राहुल गांधी कहते हैं कि 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए, फिर घट के आए, बोले नहीं 1 करोड़ नहीं 60 लाख। आज जानते किस पर स्टैंड कर रहे हैं? 40 लाख। तो आप किसी एक बात पर तो स्टैंड करो, आप जो बोलते हो। दूसरी बात, मैं कोई चुनाव आयोग की बात नहीं करता हूं, लेकिन जब जब चुनाव आयोग ने चुनौती दिया है ये भाग खड़े हुए। ईवीएम हैंग करने के लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया, भागे हैं। और दूसरी बात, आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश की आजादी के बाद चुनाव आयोग का अगर दुरुपयोग किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कैसे किया? टीएन शेषन किस पार्टी के सदस्य बने, कहां से चुनाव लड़े, 3-4 देश के मुख्य चुनाव आयुक्त किस पार्टी में गए, किस पार्टी से चुनाव लड़े। यदि उनकी संपैथी और उन्होंने इंदिरा गांधी के इशारे पर काम न किया होता तो उनको चुनाव न लड़वाया जाता, वो चुनाव लड़ते, कांग्रेस से चुनाव लड़ते। आप आरोप लगाने के आगे बात, आगे ठीक समय कम है। हम तो 11 साल से सरकार में हैं, आप 58 साल रहे हो, अपनी करतूतों को देख लो, जनता उसका जवाब। ठीक, एक चीज पर चर्चा नहीं हुई, समय नहीं था, लेकिन वो चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है नावेद बाबू। आज उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण के बाद एक चित्र आया जिसमें राष्ट्रपति महोदया हैं, उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री हैं। यह भारत की भौगोलिक एकता को दर्शाता है चित्र। इन तीनों में कुछ समानताएं हैं। तीनों में किसी का परिवार राजनीतिक परिवार नहीं था कि पिता एमएलए थे, एमपी थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं था। तीनों बेहद गरीब आर्थिक परिस्थितियों से गुजर कर आए, तीनों, और तीनों समाज के वंचित वर्ग का चेहरा है। 2 पिछड़े वर्ग के और 1 आदिवासी वर्ग की। यह भारत के लोकतंत्र का जीवंत होने का एक साक्ष्य है। इस पर भारत को गर्व होना चाहिए और गर्व है। ये चांदी का चम्मच लेके, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए लोग नहीं है कि पिता के बाद बेटा मुख्यमंत्री हो गया या पिता के बाद बेटा प्रधानमंत्री हो गया, मां के बाद बेटा, ये नहीं है। ये जमीन फाड़ कर आए लोग हैं। ये भारत के लोकतंत्र की तासीर है, उसकी ताकत है। अशोक भाई को तो आज प्रसन्न होना चाहिए था वो चित्र देखकर। इनकी पार्टी तो दिन भर पीडीए की बात करती है, इससे बड़ा पीडीए है कहीं? 2 पिछड़े वर्ग के, 1 आदिवासी वर्ग की महिला। 75% आबादी आ गई कि नहीं आ गई? इस बात पर भारत को प्रसन्न होना चाहिए कि आजादी के 75 साल पूरे करते करते
भारत ने अपने को यहां तक पहुंचा लिया, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से। दक्षिण, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, देखिए। इसलिए दूसरी बात है, मैं तो एक बात जानता हूं, बाकी सब किस्सा कहानी। अदालत में मुकदमा हुआ, अशोक भाई सारे इधर वाले वकील भी अपनी बात कहे, उधर वाले भी कहे, लेकिन लिखा क्या जाएगा कि नतीजा क्या आया। लोकतंत्र में भी यही है, आप अपनी चार्जशीट बनाओ, ये अपनी चार्जशीट बनाएंगे, फैसला जनता देगी। आपने कहा चौकीदार चोर है, अच्छी बात है, जनता ने कहा चौकीदार चोर नहीं है, आपके खारिज कर दिया, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। 24 में अखिलेश यादव की बात पर उत्तर प्रदेश ने भरोसा किया, 22 में नहीं किया, और 17 में तो बिल्कुल ही नहीं किया। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन यह तर्क ठीक नहीं होता कि नहीं, जब हम जीते तो लोकतंत्र जीता। आप लोकतंत्र नहीं है, आप लोकतंत्र से हैं। जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को यह भ्रम होता है कि मैं ही लोकतंत्र हूं, आई एम डेमोक्रेसी, वो ठीक नहीं है। आप लोकतंत्र से हैं, लोकतंत्र है इसलिए आप नेता हैं, नहीं तो काय के ऊपर कोई नेता। तीसरी बात, चुनाव को लेकर जितनी आपत्तियां, जैसा नैरेटिव बन रहा है, नावेद भाई ने कहा कि राहुल जी एक इसको बहुत तो आगे तक ले जा रहे हैं और इसमें बिल्कुल पूरा एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन इससे ज्यादा एनर्जी वाला हमने अभियान देखा था जिसमें राहुल जी के साथ बाकी भी लोग थे, ईवीएम वाला। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में गया, संविधान पीठ पर गया मसला, संविधान पीठ ने उत्तर दे दिया। तब तो खिसियाने के अलावा कोई तर्क नहीं बचा था। बोले ठीक है, अब कोर्ट है, अब मैं क्या कहूं कोर्ट से, हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, ओके, यही ना। कोर्ट में गया था ना मसला, तर्क वितर्क हुए थे ना वहां। क्या नतीजा आया? टाइम फिक्स हुई कि नहीं हुई? कोर्ट ने कहा ईवीएम पवित्र है, और कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि अब इस पर ये डिस्कोर्स बंद करिए। लेकिन नेता तो खैर थेतर होते, कहां मानते। लाल फिर खड़े होकर कहते कि हम कोर्ट को नहीं मानते, नहीं ना। एक बार सारे मसले, एसआईआर का मसला कहां था? सुप्रीम कोर्ट था ना। और एक बात मैं और बता दूं उस बहस के अंत में, नावेद बाबू, जितना राहुल जी ने आंदोलन चलाया है, जो आप बता रहे थे, उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए उसका नतीजा उल्टा ये निकला कि बिहार में निपट नहीं पाए एसआईआर से, अब पूरे देश के आदेश हो गए। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी लो, घर जाओ, पंचामृत हाथ में पी लो। पता है 3.5 लाख बीएलओ भर्ती किए जा रहे हैं इसी काम के लिए। बोले एक एक घर की कुंडी खटकेगी। अब क्या करोगे? अब कितनी यात्राएं निकालेंगे फिर? बिहार में भी एसआईआर तो नहीं रुका ना, हुआ। 25 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी और आयोग ने कह दिया बिहार तो हो गया, अब बाकी की तैयारी कर दो, पूरे देश में एक साथ करो। तो अब एक साथ इतनी यात्राएं भी नहीं निकल सकती। मान लो हर राज्य में हो तो वहां यात्रा भी निकाल लेंगे, और पूरे देश में कौन यात्रा निकालेगा? तब क्या करिएगा? हम जीत जाएं तो सब अच्छा, हम हार जाएं तो सब गलत, सारे चोर। ये भाव देश में कभी स्वीकार नहीं होगा, किसी को ये जान लीजिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।